आप आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं और एमडी और एमएस करने के लिए उत्तर प्रदेश के स्टेट कोटा का वेट कर रहे थे या फिर उत्तर प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज लेने की इच्छा कर रहे थे, तो अल्टीमेटली उत्तर प्रदेश स्टेट में भी आयुष काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ चुकी है। आप सभी को हो सकता है इसकी जानकारी हो। इस वीडियो में हम डिटेल इसके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो भले ही थोड़ी सी लंबी हो जाएगी पर मैं पूरा एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। कौन सी साइट है, कैसे दिखती है, कैसे अप्रोच करना है। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड कर रखी स्टेट काउंसलिंग्स को लेकर, तो आप लोग वो वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा ताकि कोई गलत साइट पे आप ढूंढते ना रह जाएं, नहीं तो आप समय निकल जाएगा और मिलेगा नहीं आपको। तो सीधा मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं और वन बाय वन पूरी शेड्यूल को, प्रोसेस को समझने का प्रयास करते हैं। आप देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बतलाऊंगा। प्रथम चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग करके लिखा हुआ यहाँ पर देखिए क्या डेट है। इंपॉर्टेंट डेट्स ही हमने को ध्यान रखने हैं। ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क और अभिलेख अपलोड करने की तिथि, मतलब कि अभिलेख अपलोड मतलब कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अपलोड भी करने पड़ेंगे यहाँ पे देखिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हर स्टेट टू स्टेट कुछ कुछ चीज़ें वेरी करती हैं। जैसे कि अब यूपी में क्या बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं, तो 30 तारीख से लेकर मतलब 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक का समय दिया गया है, शाम के 5 बजे तक का। तो मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 26 सितंबर है, तो 30 से लेकर 3 अक्टूबर तक का समय आपको दिया गया है। फिर धरोहर धनराशि मतलब कि सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के लिए 30 से 3 वही सेम डेट ही है। उसके बाद ऑनलाइन अभिलेखों का सत्यापन मतलब कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे उनको वो लोग वेरीफाई करेंगे। एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है 30 तारीख से लेकर 4 अक्टूबर तक का समय। फिर पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट सूची मतलब एक स्टेट मेरिट लिस्ट निकलेगी जो कि 4 तारीख को शाम के 5 बजे के आसपास तक ही निकलेगी, क्योंकि 4 तारीख को 2 बजे तक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगा। फिर 5 या फिर 5 के बाद आपको ये मतलब कि शाम को 5 बजे के बाद आपको मेरिट लिस्ट एक दिख जाएगी, आपका नंबर वहाँ पे कहाँ पे कैसे क्या पोजीशन बन रही, जिससे आप एक डिसीजन ले पाएंगे कि अभी स्टेट की ओर ही बढ़ूँ कि सेंट्रल की ओर मुझे देखना है। क्योंकि सेंट्रल की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग खत्म हो चुकी है और हमेशा से मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट राउंड खत्म होने के बाद ही यूजुअली स्टेट्स की धीरे धीरे आती हैं। तो वैसे ही देखिए अब यूपी का हम देख रहे हैं अभी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। आफ्टर दैट जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो चॉइस फिलिंग होना है। 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक का समय दिया गया है चॉइस फिलिंग करने के लिए। बहुत सोच समझ कर इसका काम आप करिएगा। अगर किसी कॉलेज को नहीं जानते हैं तो अपने सराउंडिंग्स में अपने सीनियर्स जूनियर्स से किसी से पूछिए। आफ्टर दैट ही आपको डिसीजन लेना है फिर लिस्ट जो बनानी है। अनंतिम सीट आवंटन सूची मतलब कि एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलेगी 7 तारीख को, एक दिन का समय उसके लिए दिया गया। उसमें कुछ खास बात नहीं है। आफ्टर दैट नोडल सेंटर पर अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन मतलब कि इन्होंने कोई ऑफलाइन सेंटर बना रखा है जहां पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। 8 एवं 9 को आयुर्वेद मतलब कि पूरा डेट अलग अलग इन्होंने दे दिया है कि 8 और 9 ये 2 दिन 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को आयुर्वेद का होगा। फिर 10 को होम्योपैथी का और 11 को यूनानी का। तो ऐसे जिस स्ट्रीम के जो बच्चे हैं वो इसको देखकर समझ सकते हैं। सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक ये काम होता रहेगा। फिर आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं आवंटित संस्था में प्रवेश करने की अंतिम तिथि जब आपके अभिलेखों का ऑफलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर आपको एक मतलब लेटर मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर जैसा कि जहां आपको कॉलेज अलॉट हो रहा है वहां पर जाकर आपको ज्वाइनिंग लेनी है। तो 8 तारीख से लेकर 16 तारीख तक का समय दिया गया है। 8 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक का समय, जिसमें कि 12 और 13 अक्टूबर को छुट्टी रहेगी। कुछ भी स्पेसिफिक डेट आ रहा होगा, हो सकता है इसके लिए वजह से 12 और 13 को छुट्टी रहेगी। बाकी दिन आपका एडमिशन प्रोसेस होगा। प्रवेशित अभ्यर्थियों द्वारा अपग्रेडेशन हेतु सहमति भरने की अंतिम तिथि मतलब कि अपग्रेड भी आप कर सकते हैं। जो लिस्ट में आपका नाम आया है उसके बेसिस पे आपको सीट अलॉट होगा। अब उसको चाहे तो आप ज्वाइन करके अपग्रेडेशन के लिए भी फॉर्म डाल सकते हैं। 16 तारीख तक का उसका समय दिया गया। फिर अपग्रेडेशन प्रोग्राम घोषित करने की तिथि 17 तारीख को है। फिर उसके बाद 18 तारीख को वापस से वही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। इस प्रकार से पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया। कुछ और स्पेसिफिक पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो है ये ईमेल आईडी, बिल्कुल नोट करके रख लीजिए। किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए तुरंत आपको यहीं पे मेल कर देना है। आफ्टर दैट एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, उसमें आप सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक के समय पे कॉल करके जो भी क्वेरीज है उसके रिगार्डिंग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अपना। नेक्स्ट अभिलेखों के सत्यापन है तो नोडल सेंटर, जो मैंने ऑफलाइन सेंटर की बात कर रहा था, वो कहाँ पे बनाया गया है सेंटर? राजकीय तकमील उत्तिब कॉलेज एंड चिकित्सालय यूनानी मेडिकल कॉलेज जो है, यूपी वाले लोग इसको बेहतर जानते होंगे, बिजनौर रोड निकट रमाबाई रैली स्थल लखनऊ, यहाँ पे आपको जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर उसके बाद ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस, ये दोनों का जो सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2024 के बाद वाला ही होना चाहिए। अगर आपके पास अभी भी नहीं है तो बनवा लीजिएगा उसको। आपने इंटर्नशिप का तो पता ही हमको नियम की 31/7/2024 तक कंप्लीट इंटर्नशिप रहेगा, वही बच्चे इस साल एलिजिबल हैं एग्जाम के लिए।
आफ्टर दैट उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है, सब आपको पता ही है गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि स्टेट कोटा की काउंसलिंग है ना, मूल निवासी होना अनिवार्य है। और उत्तर प्रदेश के संबंधित चिकित्सा पद्धति बोर्ड में पंजीकृत, ये दोनों बातें कंपलसरी हैं आपके लिए। तो अगर आप वहीं गई हैं तो इजली इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब एक और पूरा ब्राउज़र आया हुआ, उसमें भी अपन डिटेल समझते हैं कि क्या कैसे चीज़ें होने वाली हैं। ये सभी जो पीडीएफ्स मैं आपके सामने भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप सभी जानते हैं कि मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा पे इजीली आपको मिल जाएगा। और इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियोस देखते रहने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। मेरे टेलीग्राम में फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सभी जगह आप फॉलो रखिए। जो भी क्वेरीज होती है मैं यहाँ पे छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स या नोटिफिकेशन अपलोड हमेशा करता रहता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या क्या खास बातें हैं। एक पॉइंट लिखा है, डिपॉजिटेड रजिस्ट्रेशन फी विल नॉट बी रिफंडेड इन एनी केसेस। तो जो रजिस्ट्रेशन फीस है, आगे हम बात करेंगे कितनी है, वो नॉन रिफंडेबल है, सभी जगह वही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अभ्यर्थियों के शिकायत निवारण है, तो ये देखिए बहुत अच्छा पूरा डिटेल यहाँ पे लिख दिए हैं कि हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी, और अगर बैंक का पेमेंट जमा करने में किसी प्रकार की इशू आ रही है तो उसके लिए फिर अलग से ईमेल आईडी दे दी गई है यहाँ पे। इन सब बातों में आप संपर्क करके अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये पूरा टाइम टेबल वापस से मैंने उसको पढ़ दिया है। अब नोडल सेंटर के बारे में भी मैंने आपको बतला दिया है कि ये भौतिक सत्यापन मतलब कि फिजिकली आपको पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स ले के जाने हैं, वहाँ पे उसको वेरीफाई वो लोग करेंगे। फिर इंपॉर्टेंट बात यहाँ से देखिए, नॉन रिफंडेबल जो शुल्क है 2000 रुपये रखी गई है, जो आपको ऑनलाइन ही जमा करने हैं। ऑफलाइन वाला कोई सीन तो यहाँ पे है नहीं ऐसा। अब यहाँ पे 2 पॉइंट और लिखे हैं, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चक्र में सम्मिलित तथा स्ट्रे वैकेंसी चक्र में प्रतिभाग के इच्छुक अभ्यर्थी को पुनः पंजीकरण कराते हुए 1000 रुपये मात्र पंजीयन शुल्क पृथक से देना होगा। देखिए ये भी यूपी का एक अलग से एडिशनल नियम हो गया कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है फर्स्ट राउंड के लिए, आपको सीट नहीं मिलती, आप सेकंड राउंड में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए नया रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा। थर्ड राउंड में जा सकते हैं, कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा। बट अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको जाना है आगे, है ना, तो आपको वो अलग से 1000 रुपये जमा करने पड़ेंगे वहाँ पे। ये एक नया नियम आ गया। आफ्टर दैट ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2024 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय चक्र की काउंसलिंग में पंजीकरण नहीं कराया है, और अगर आपका रैंक बहुत पीछे था, आप सोच रहे कि नहीं पंजीकरण कराऊंगी मैं या नहीं कराऊंगा, तो फिर आपको क्या करना है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में और अगर आप भाग लेना चाह रहे हैं तो सीधे आपको 2000 रुपये का रजिस्ट्रेशन ही बस कराना पड़ेगा। ठीक, मतलब शुरू से जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं और अंतिम तक एग्जाम जाना है उनको, तो टोटल 3000 रुपये का रजिस्ट्रेशन करना पड़ जाएगा। और अगर डायरेक्टली आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आते हैं तो 2000 रुपये ही लगेंगे। अभिलेखों को अपलोड करना, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जैसे कि मैंने आपको भी बतलाया। एक तो AIA-PGT 2024 का स्कोर कार्ड, आफ्टर दैट हाई स्कूल 10th 12th जो भी है वहाँ पे अपलोड करने का मांगेगा, वो आपको अपलोड करना है। मोस्टली 10th का ही मांगता है, क्योंकि उससे डेट ऑफ बर्थ डिफाइन किया जाता है हमारे यहाँ पे। ठीक, उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल एक तो चाहिए ही चाहिए। इंटर्नशिप का जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो, फिर अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो आरक्षण का प्रमाण पत्र, और उसके बाद उत्तर प्रदेश पद्धति बोर्ड में पंजीयन प्रमाण पत्र, अगर आप स्टेट कोटा के लिए कर रहे हैं तो, और अगर 15% जो प्राइवेट कॉलेज की ऑल इंडिया कोटा वाली सीट है उसके लिए कर रहे हैं तो फिर ये डोमिसाइल वाला बात वहाँ पे नहीं आएगा, या फिर बोर्ड वाला बात वहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट कॉलेज सिंपल सी है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 20,000 रुपये है, और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके लिए 50,000 रुपये है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के, मतलब कि चाहे आयुर्वेद के लिए करें, चाहे होम्योपैथी के लिए करें, चाहे यूनानी के लिए करें। ठीक है। और यदि आप दोनों के लिए करना चाह रहे हैं, आपका रैंक थोड़ा सा डाइसी है, बॉर्डर में आप हैं, आपका प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, सोच रहे कि दोनों के लिए मैं पार्टिसिपेशन कर लूँ, तो जो हाईएस्ट है वही आपको पे करना है, 50,000 रुपये जो लिखा हुआ है। ठीक है। राजकीय तथा निजी क्षेत्र दोनों में विकल्प प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 50,000 रुपये आपको जमा करने हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में पूरा हिंदी में पूरा मैनुअल लिखा हुआ है, तो आप खुद से भी आसानी से उसको पढ़कर समझ सकते हैं। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए पूरे पॉइंट्स को हाईलाइट अच्छे से कर रखा है, उसको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ के समझ पाएंगे। पंजीकरण शुल्क एवं धरोहर धनराशि का प्रिंट आउट भौतिक सत्यापन के समय प्रस्तुत करना, मतलब कि जब आप पेमेंट करेंगे तो इसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो इसको भी आपको वहाँ पे वेरीफाई कराना है। ठीक, अपसेट कुछ पॉइंट है उसको देखते हैं अपन। देखिए, अभ्यर्थी की धरोहर धनराशि उसी बैंक के खाते में वापस जाएगी जिस बैंक से धरोहर धनराशि का भुगतान हुआ है। अभ्यर्थी साइबर कैफे या अन्य किसी स्रोत से पंजीकरण कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। बहुत से बच्चे पूछते हैं इस बात को कि हमने कैफे से कराया था तो उसके बैंक अकाउंट से चला गया तो रिटर्न क्या आप बदल सकता है, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इतने बड़े हो गए हैं, खुद से फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आपके पास टैबलेट है, फ़ोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इसी चीज़ें हैं, दोस्तों यार के पास मिल ही जाती हैं अगर ऐसा है तो। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, पॉइंट्स बहुत सारे हैं, पर जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं वो सब मैं डिफाइन करने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। बाकी खुद से डिटेल आप पढ़िएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो कमेंट कीजिएगा।
देखिए फ्लो चार्ट इजली बहुत इजी है, मैं जल्दी से समझाने का प्रयास करता हूँ। एक तो पोर्टल क्या है, upayushcounseling.upsdc.gov.in ये पोर्टल है। यहाँ पे आपको राउंड 1 के लिए क्या करना है, जितने भी क्वालिफाइड बच्चे हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी क्लियर है, अभी कोई भी कट ऑफ डाउन का नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट कर देना है, सब रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी भी सब पेमेंट आप कर दिए। फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो 4-5 डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया अपलोड करने के लिए वो आपको अपलोड करने हैं वहाँ पे, तो उसका वेरिफिकेशन होगा। आफ्टर दैट पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट, तो एक मेरिट लिस्ट बन के आ जाएगी आप लोग के सामने कि आपका रैंक कहाँ पे क्या रहा है, उससे आप क्लियर हो पाएंगे कि अब स्टेट की ओर आगे बढ़ना है मुझे कि सेंट्रल की ओर जाना है। चॉइस फिलिंग एक लॉकिंग करनी है, फिर एक सीट अलॉटमेंट हो जाएगा आप लोगों को। टेंटेटिव इसलिए कहा जा रहा है कि अभी आपको फिजिकली रिपोर्ट करना है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एट नोडल सेंटर, जो लखनऊ में है एक सेंटर जो बताया था अपन, तिबिया कॉलेज है, मतलब कि यूनानी कॉलेज का जो है। अब यहाँ पे क्या होगा, इफ़ यस मतलब कि सब कुछ सही निकल जाता है तो डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर। फिर आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर एंड रिपोर्ट टू द कॉलेज, और आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना है और आप प्रोसेस एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, पढ़ाई अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर रिजाइन दे सकते हैं। अगर नहीं पढ़ना है तो छोड़ना पड़ेगा उस सीट को आपको। फिर विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन, दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि सीट को लेकर आप अपग्रेड के लिए डाल सकते हैं राउंड 1 में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कैंडिडेट विथ नो सीट अलॉटमेंट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन अपग्रेडेशन प्रोसेस ऑफ राउंड 1। तो राउंड 1 में एक अपग्रेडेशन प्रोसेस इन्होंने कहा है, तो अगर जिनको सीट अलॉट नहीं हुआ उनका भी ऑटोमेटिक अपग्रेड होगा यहाँ पे सीट्स, ठीक है। तो राउंड 1 में सीट अपग्रेड अगर होता है अगर नहीं होता है पहले देख लेते हैं, इफ नो तो आप लोग अगले राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर आगे क्या लिखा है, न्यूली अलॉटेड कैंडिडेट विल रिपोर्ट टू नोडल सेंटर अलॉन्ग विथ रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। और जो भी बच्चों का अपग्रेडेशन हो जाता है वापस से आपको जाना है डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए, और वापस से अपना अपलोड करके मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके अपना कॉलेज में ज्वाइन करना है आपको। फिर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एट नोडल सेंटर होगा। इफ वेरीफाइड डाउनलोड द अलॉटमेंट लेटर एंड रिपोर्ट टू कॉलेज एंड कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस। सेम वही बात है, सेम वही बात हो रही है। राउंड 2 का काउंसलिंग फिर स्टार्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब राउंड 2 में क्या करना है आपको, एक तो काउंसलिंग चालू होने के पहले, अगर ये सभी राउंड्स तभी होंगे जब सीट वैकेंट रहेगी तब, ठीक है ना। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि सीट वैकेंट नहीं है और फिर भी काउंसलिंग हो जाए। इसीलिए आगे के शेड्यूल्स के टाइम अभी तक यहाँ पे डिफाइन नहीं किए गए, केवल राउंड 1 का ही बस शेड्यूल यहाँ पे मेंशन है। डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट, अगर कोई सीट खाली रहती है तो उसको डिस्प्ले किया जाएगा। फिर सेम प्रोसेस रजिस्ट्रेशन आप इसमें कर पाएंगे, सब चीज़ें करना है, सेम वैसे ही काम करना है, इसमें कोई अलग चीज़ यहाँ पे नहीं है। सेम वैसे रीसफलिंग होगा, वापस से इसमें किसी को अपग्रेड करना है अपग्रेड ले कर सकते हैं, लेकर विलिंगनेस पर अपग्रेड डाल सकते हैं, लेकर छोड़ सकते हैं, ठीक। इतना सब काम आप वहाँ पे कर पाएंगे। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने सीट ले ली है राउंड 1 में या फिर राउंड 2 में और अभी तक आप कंटिन्यू ही कर रहे हैं, पर अब आपको अपग्रेड करना था या फिर छोड़ने का मन हो पा रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राउंड 3 में, ये देखिए राउंड 3 का काउंसलिंग लिखा है ना, राउंड 3 में देखिए यहाँ पे लिखा है चॉइस फिलिंग के पहले कैंडिडेट में रिजाइन बिफोर 48 आवर्स ऑफ चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग के 48 घंटे पहले तक आप सीट्स को वैकेंट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक बात और मेंशन करने योग्य है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 3 अवेलेबल, मतलब कि नया रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। एडमिटेड कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 1 राउंड 2 कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट फॉर रीसफलिंग इन राउंड 3, दे नीड नॉट रजिस्ट्रेशन। मतलब कि अब राउंड 3 में वही विलिंगनेस फॉर अपग्रेड वाला डाल सकते हैं, इसके लिए आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। चॉइसेस सबमिटेड इन राउंड 2 विल बी ट्रीटेड नल एंड वॉइड। इसके लिए क्या होगा कि जो राउंड 2 में आपने चॉइसेस फिलअप कर रखे थे वो सब खत्म हो जाएंगे, अब नल एंड वॉइड हो गए, मतलब अमान्य है। नया चॉइसेस आपको फिलअप करने पड़ेंगे राउंड 3 के हिसाब से। फ्रेश चॉइस सबमिशन फॉर राउंड 3 इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट, इसको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है। अब आपको राउंड 3 में अगर सीट मिल जाती है तब तो फिर कोई एग्जिट का चांस ही नहीं है, नो एग्जिट, कंटिन्यू टू स्टडी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अब डी बार कर दिए जाएंगे एग्जाम से, ऐसा है, ठीक। अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड की बात आएगी, जब यहाँ पे देखिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी फिर वही बात है, इस साल इन्होंने नया कर दिया है, हर जगह लगता है गाइडलाइन गई है कि आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड देना है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड इज अवेलेबल। फिर कैंडिडेट नॉट अलॉटेड सीट इन राउंड 1, 2, 3 ये सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एडमिटेड कैंडिडेट ऑफ राउंड 1, 2, 3 कांट पार्टिसिपेट। अगर आपको सीट नहीं मिली है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, अगर मिल गई है तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे तुरंत, ठीक है। ऐसा करके पूरा उन्होंने फ्लो चार्ट बना दिया है। अब थोड़ा सा और बातें समझ लेते हैं, क्या क्या बातें होनी चाहिए हमारे लिए। बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं स्टेट कोटा में, सर यहाँ पे डोमिसाइल तो यस नो ही दिखा रहा है, तो हमारे पास डोमिसाइल नो करके भी हम फॉर्म भर रहे हैं, तो हमारा फॉर्म तो भराते जा रहा है, तो भर लें क्या, वहाँ के कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बातें लिखी हैं, देखिए समझते हैं। स्टेट कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, मतलब एलिजिबल होंगे
जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं, जो कि आप वहाँ के डोमिसाइल वाले हैं, एवं चिकित्सा अभ्यास हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के संबंधित चिकित्सा बोर्ड में पंजीकृत हैं। इसके लिए क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, मतलब क्या क्या और कंडीशंस हैं, तो कैसे जानेंगे कि डोमिसाइल वाले हैं आपकी नहीं है, ऐसा बात यहाँ पे लिखा है। तो हाई स्कूल समकक्ष, इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में वांछित विधा की स्नातक उपाधि, मतलब कि BMS, मतलब कि 10th 12th BMS, ये सब आपने उत्तर प्रदेश की सीमांतर्गत विधि द्वारा स्थापित एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थानों से उत्तीर्ण की हो, उन्हें निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा। मतलब कि अगर आपका BMS उसी स्टेट है, मतलब उत्तर प्रदेश से है, अगर आपका 10वीं 12वीं उसी स्टेट से है, तो आप वहीं के डोमिसाइल हैं, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट का भी प्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है बोल रहे हैं, एक्सेप्ट अगर आप BHU से पढ़ाई करते हैं। देखिए इसको रेड कलर से करता हूँ कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ को छोड़कर, क्योंकि ये लोग सेंट्रल में आ जाते हैं। ठीक, अगर आप यहाँ से पढ़ाई किए हैं, क्योंकि यहाँ पे बाहर के बच्चे भी पढ़ सकते हैं ना, तो अगर आप यहाँ से पढ़ाई करते हैं तो आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल या समकक्ष, इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में वांछित विधा की उपाधि, स्नातक उपाधि में से कोई भी परीक्षा उत्तर प्रदेश से बाहर, या तो आप बाहर से पढ़े हैं या फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ से उत्तीर्ण किए, उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आप लोग को डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। क्लियर, बातें क्लियर हो गई आप लोगों के लिए। अब अगला लिखा है कि निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, निजी क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों, अल्पसंख्यक संस्थाओं में 85% स्टेट कोटा की सीटों पर प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है, तो निजी क्षेत्र में लिखा हुआ है कि निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में 85% स्टेट कोटा की सीटों पर प्रवेश हेतु यहाँ का मतलब कि डोमिसाइल फ्री रहेंगी, ऐसा करके बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब स्टेट कोटे की सभी सीटें सभी प्रदेशों के अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध रहेंगी तथा उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों हेतु शैक्षणिक अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम जो भी आपका है उसी के अनुसार आप अनुमान्य होंगे, लिखा हुआ है। सेम वैसे ही निजी क्षेत्र के आयुष कॉलेजों में 15% ऑल इंडिया कोटे की सीटों पर सभी प्रदेश के अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध रहेंगी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख गया है पॉइंट को, बात ऐसी लिखना चाह रहे हैं ये कि जो 85% सीट हैं स्टेट की, उनमें स्टेट के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं पार्टिसिपेशन के लिए, मतलब कि जिनके पास डोमिसाइल है। अब ऑल इंडिया कोटे का जो 15% सीट है प्राइवेट कॉलेज का, जिसका जो काउंसलिंग का स्टेट अथॉरिटी कराएगी, वहाँ वो सीट्स डोमिसाइल फ्री हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बात आपकी। इस प्राइवेट कॉलेजेस की 15% सीट जो आरक्षण वाली है, मतलब कि ऑल इंडिया कोटे के लिए रिजर्व है, वो डोमिसाइल फ्री है। उसके लिए आप कहीं से भी बच्चों पार्टिसिपेट आप कर पाएंगे। इन एलिजिबल कौन है, बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। वर्तमान में जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हैं, कई लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हम लोग पढ़ते रहेंगे और नेक्स्ट एग्जाम देके उसको दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि अगर आपकी स्टडी कंटिन्यू है स्नातकोत्तर में, या फिर आप फेल्ड हैं, उत्तीर्ण हैं, तो फिर आप इसके लिए इनएलिजिबल हैं, मतलब आप अभी भाग नहीं ले पाएंगे पढ़ाई के लिए। अनिवार्य इंटर्नशिप अगर आपका नहीं हो पाया है 31 जुलाई तक, तो अभी आप एलिजिबल नहीं हैं। प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं तथा उत्तर प्रदेश के संबंधित चिकित्सा बोर्ड में पंजीकृत नहीं है, तब भी आप यहाँ के लिए जो स्टेट की कोटा है वहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी CCC द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय मिस्टर वैकेंसी चक्र की प्रत्येक काउंसलिंग के उपरांत निर्गत अनर्ह सूची में सम्मिलित होंगे। इसीलिए बोलता हूँ धोखा नहीं दे सकते आप किसी भी स्टेट को। अगर आप इनके इनएलिजिबल लिस्ट में नाम आ जाती है आपकी, तो फिर आप इनएलिजिबल ही हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। पंजीकरण प्रक्रिया क्या है, तो ऑनलाइन ही सब कुछ होना है, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं। आपको सिंपली अपने AIA PGT का रोल नंबर डालना है वहाँ पे। कौन सी साइड पे, ये देखिए ये साइड भी लिखिए यहाँ पे, इसको मैं वापस से ब्लॉक कर दे रहा हूँ। ठीक, AIA PGT का रोल नंबर डालेंगे एप्लीकेशन नंबर का प्रयोग करते हुए, बाकी फिर जो भी आपको सामने इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगे उसको फॉलो करते जाना है, आपका आगे प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, धरोहर धनराशि कैसे कैसे जमा करें, सब बातें यहाँ पे मैंने आपको बतला ही दी है। 50,000 20,000, और अगर दोनों के लिए आपको इकट्ठा देना है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए भाग ले रहे हैं, तो फिर 50,000 ही जमा करने हैं। निम्नलिखित स्थितियों में अभ्यर्थी की धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी, लिखा हुआ है। ठीक, इसको पढ़कर समझ लीजिए कि कोई खास बात नहीं, सभी इस बात को जानते हैं। अगर आपको सीट मिलती है और छोड़ देंगे तो पैसा जब्त हो जाएगा आपका, सिंपल बात में। ठीक, 20,000 रुपये गवर्नमेंट के लिए, 50,000 रुपये प्राइवेट के लिए। ठीक है, और अगर दोनों के लिए आप भाग लेना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए, तब भी 50,000 रुपये। ठीक, फिर अभिलेखों का सत्यापन,
सत्यापन की कार्यवाही काउंसलिंग स्थल तथा आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय कराई जाएगी। ठीक, और कहाँ पे हो मैं आपको बतला चुका हूँ क्या क्या ले जाने हैं, पूरा लिस्ट बना हुआ है। स्कोर कार्ड भी चाहिए, प्रवेश पत्र भी चाहिए, AIAPGT वाला, ऑनलाइन पंजीकरण का प्रिंट आउट लगेगा, धरोहर धनराशि का मतलब जो आप फीस जमा करेंगे उसका एक स्लिप निकलेगा, वो भी आपको ले जाना है। 10वीं 12वीं का आपका जो रिजल्ट है वो ले जाना है। फिर BA MS का पूरा हर साल का रिजल्ट ले जाइएगा, पासिंग सर्टिफिकेट होगा वो ले जाइएगा, डिग्री ले जाइएगा, रजिस्ट्रेशन ले जाइएगा। इंटर्नशिप का भी सेम ऐसे ही आपको ले जाना है पूरा। एक फोटोग्राफ, मतलब कि जो आपने AIAPGT का फॉर्म भरते समय दिया होगा ना, पासपोर्ट साइज का फोटो, वही फोटो लेके जाना है आपको। फिर अगर कैटेगरी रिजर्वेशन वाली है तो वो वाला सर्टिफिकेट चाहिए, PWD का सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, ID चाहिए आपको। ID में बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी यहाँ पे दिख रहा है आप उसको ले जा सकते हैं आपको। ठीक है, वहाँ से उसके बाद काउंसलिंग की प्रवेश प्रक्रिया, चलिए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं वापस से। निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में ऑल इंडिया कोटा की 15% सीटों पर प्रथम एवं द्वितीय चक्र में काउंसलिंग की प्रक्रिया की जाएगी। मतलब कि प्राइवेट कॉलेजेस में ऑल इंडिया लेवल पे जो 15% सीटें जो है उनके लिए फर्स्ट और सेकेंड राउंड से काउंसलिंग होगा। द्वितीय चक्र के उपरांत यदि सीटें अवशेष रह जाती हैं और अगर सेकेंड राउंड के बाद भी वो 15% सीटों में से कुछ सीट्स ऑल इंडिया कोटा वाली खाली रह जा रही हैं, तो उन सीटों को निजी क्षेत्र के स्टेट कोटा की 85% सीटों के साथ सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो फिर ऐसे केस में वो स्टेट कोटा के अंतर्गत ही आ जाएंगे फिर। ठीक है, 2 राउंड तक तो सेंट्रल लेवल पे ही कराएंगे, पर अगर ऐसा सीट फिलअप कुछ बच जाता है तो फिर वो फिर स्टेट कोटा से फिलअप कराएंगे उसको। ठीक है, प्रथम चक्र की काउंसलिंग कैसे क्या होने वाली, इसको चलिए देख के जल्दी समझ लेते हैं। प्रथम चक्र की काउंसलिंग में प्रमाण पत्रों के सत्यापन के पश्चात आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। जो भी सीट मिल जाती है आपको सीट लेना ही लेना है। प्रवेश के उपरांत अपग्रेडेशन के लिए सहमति OTP आधारित, मतलब कि आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर रहेगा उसमें कुछ OTP आता होगा, उसके बेसिस पे होगा। देने पर अभ्यर्थी अपग्रेडेशन के लिए अर्ह है, मतलब कि आपको सीट तो लेना कंपलसरी है। ये जरूर है कि आप सीट को छोड़ सकते हैं। ठीक है, सीट मतलब आप छोड़ सकते हैं, सॉरी सीट छोड़ नहीं सकते हैं, अपग्रेड के लिए डाल सकते हैं। अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन से आवंटित सीट पर पुनः प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। और अगर अपग्रेड हो जाता है आपका सीट तो जहाँ पे मिला हुआ है उसको फिर लेना ही पड़ेगा आपको, जो अपग्रेड हो गया वहाँ पे, क्योंकि जो पहले था वो तो तुरंत कैंसिल हो जाएगा। उसकी पूर्व प्रवेशित सीट स्वतः निरस्त हो जाएगी, वही बात यहाँ पे बोल दिए। अब फिर आगे क्या लिखा है, सीट आवंटन के उपरांत प्रवेश न लेने की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी अगले चक्र की काउंसलिंग में यदि प्रतिभाग करना चाहते हैं तो धरोहर धनराशि पुनः, ये बहुत एक अच्छा पॉइंट दे दिया आपके लिए कि अगर सीट मिल गया आपको और बिल्कुल आप उसको लेने ही नहीं चाह रहे हैं तो आपका जो सिक्योरिटी मनी वो जब्त हो गया, बट आप इनएलिजिबल नहीं रहेंगे, आप वापस से पैसे जमा करेंगे और आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन कर पाएंगे, ऐसा ये बोल दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के बारे में लिखा है, ऐसे ही तृतीय के बारे में लिखा है, तो इनको आप पढ़ के खुद से समझ सकते हैं। अब जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी से सब बातें मैंने आपको अच्छे से समझा दी। जो भी सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट इसी PDF के नीचे अटैच्ड हैं, तो आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। देखिए अवेलेबल सीट्स भी यहाँ पे बतला दी कि कहाँ पे किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, तो आप लोग खुद से इस PDF को अवलोकन करिएगा। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में फीस भी मैं उस दिन देख रहा था, तो टोटल 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, आयुर्वेद के बारे में मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। ठीक, और टोटल वहाँ पे 76 सीट्स हैं। और फीस की अगर अपन बात करें तो 18,000 पर ईयर आपको जो रेगुलर देना है, उसके अलावा प्रवेश शुल्क 2,000 रुपये है और कौशन मनी 4,000 जो कि एक बार देने, मतलब ये 4 2 6,000 एक बार देना है और 18,000 हर साल देने। ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस है। कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीट्स हैं वो सब वैकेंट यहाँ पे दिखला रहा है, मतलब वैकेंट मतलब सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखला रहा है। वैसे ही प्राइवेट कॉलेज का भी यहाँ पे दिख रहा है कि किस कॉलेज में कितनी कितनी सीटें और सबकी फीस कितनी कितनी है। बाकी फिर भी मेरी एक सलाह होगी कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज को देखना चाह रहे हैं तो इनके ऑफिशियली वेबसाइट पर या फिर इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ से कॉन्टैक्ट करके नया कुछ लिस्ट आया होगा या फिर नया कुछ, क्योंकि हर साल फीस कुछ ना कुछ बढ़ता घटता रहता है, इनके कुछ नए नए नियम लग जाते हैं, तो देख लीजिएगा। रफली इसी के आसपास होगा, बट फिर भी एक बार आपको खुद से कंफर्म कर लेना जरूरी है कि भाई और क्या क्या नियम है फीस के अलावा। भाई हॉस्टल में रहना कंपलसरी है क्या, तो उसका फीस कितना होगा, लाइब्रेरी फीस कितना है, क्या है, तमाम तरह की बातें हैं, उन सबको देख के समझ लीजिएगा। ऐसे ही होम्योपैथी का भी पूरा लिस्ट यहाँ पे मेंशन है, यूनानी का भी पूरा लिस्ट यहाँ पे मेंशन है। तो खुद से आप जिस जिस कैटेगरी वाले हैं, जिस जिस स्ट्रीम में पार्टिसिपेशन करने की इच्छा रख रहे हैं, उस हिसाब से आप पूरा फीस को देख के समझ लीजिएगा। ये पूरा PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आसानी से मिल जाएगा। अगर मेरा ये एफर्ट आपको पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस जो आपके एजुकेशन में काम आएंगी, आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करती रहेंगी, आपके फ्यूचर जॉब के लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। ऐसे तमाम तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ ताकि आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव हो पाए। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टे कनेक्टेड फॉर सच हेल्पफुल वीडियोज़। थैंक यू सो मच।